नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक बहुत ही वैलिड प्रश्न मुझे लगता है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का वो प्रश्न है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की जब बात करता हूँ तो एक भी व्यक्ति इसमें छूटा हुआ नहीं है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टियां तो दिन भर उस प्रश्न को चिल्लाती हैं। मोदी जी के ऊपर ये नए प्रश्न खड़े किए हैं मद्रास हाईकोर्ट ने। मुझे लगता है कि मोदी जी से ये जो प्रश्न पूछे हैं, या मोदी जी से मैं कहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो प्रश्न पूछे हैं मद्रास हाईकोर्ट ने, इलेक्शन को लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों के लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रॉमिस को लेकर, पॉलिटिकल पार्टियों के कानूनों में अमेंडमेंट को लेकर, केंद्र सरकार के रिएक्शन को लेकर, ये सब ऐसे वैलिड प्रश्न हैं जिसमें हमारा देश पूरा जवाब जानना चाहता है। देश का प्रत्येक नागरिक उसमें जवाब जानना चाहता है। उसको कैसे हम जवाब देंगे, क्या सरकार उस पर जवाब देगी? मुझे लगता है कि इस पर सरकार को रिएक्ट करना चाहिए, और देश की उम्मीदें ये हैं कि मोदी जी के अलावा इसको और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। केवल मोदी जी या आज की जो से केंद्र की सरकार है वही इसका सोल्यूशन निकाल सकती है, और कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। आपको याद होगा, मैं छोटा था जब नया नया मैंने वोट डालना शुरू किया था, तब भी मेरे भी वही प्रश्न थे। सन 2009 के चुनाव से पहले मैंने उस पर एक पिटीशन भी तैयार की थी, और वो पिटीशन जब सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने जा रही थी, 2009 का चुनाव था, पिटीशन तैयार की थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं उसको फाइल नहीं कर पाया था। आज सिमिलर टाइप की पिटीशन एक मद्रास हाईकोर्ट में गई, और मद्रास हाईकोर्ट ने पुराने केसेस का हवाला लेते हुए जो डायरेक्शन दिया और सरकार से सवाल पूछे, मुझे लगता है कि उसके जवाब सरकार को देने ही चाहिए। इससे पहले भी ये जो डिसीजन आज उन्होंने दिया है या जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों को लेकर 2013 में एक और पिटीशन आई थी जिसका हवाला यहाँ पर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तब तमिलनाडु सरकार से प्रश्न पूछे गए थे, आज प्रश्न पूछे हैं केंद्र सरकार से, केंद्र की मशीनरी से। केस का साइटेशन मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उस साइटेशन को देख सकें। ये ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस एन कुरुबाकरन एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी पुगलेंधी का जजमेंट है। रिट पिटीशन नंबर 18733 ऑफ 2020। इसके साथ दूसरी रिट पिटीशन नंबर 15646 ऑफ 2020। केस का नाम है एम चंद्रमोहन सनाफ मुथैया वर्सेस, ये तो पिटिशनर का नाम है, वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ तमिलनाडु। ये इसकी पार्टियां हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ पर्टिकुलर तिरुनेवेली डिस्ट्रिक्ट। इस केस में जो मूल प्रश्न है, मैं आपको पहले वो प्रश्न बताता हूं, और मुझे लगता है कि वो जो प्रश्न सरकार ये कोर्ट ने पूछे हैं, वो प्रश्न अगर आप सुन लेंगे तो आप सबको लगेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे? ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो 2013 का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या किया? चलिए तो बात मान लेते हैं। दूसरा सवाल जो उसने पूछा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कितने एक्शन लिए, या क्या वो कर रहे हैं, या उन्होंने कितने मैनिफेस्टोस को पढ़ा और उसको संज्ञान में लिया एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। कितनी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने मैनिफेस्टो 2013 के बाद जमा किया हो और उस मैनिफेस्टो को इलेक्शन कमीशन ने पार्ट ऑफ फाइल ऑफ मैनिफेस्टो ऑफ
दैट पॉलिटिकल पार्टी बनाया, उस पॉलिटिकल पार्टी के का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, जो उसने प्रॉमिस किए, उन प्रॉमिसेस में कितना उसने ये किया कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी की जो हिस्ट्री रहती है, पॉलिटिकल पार्टी की जो फाइल रहती है, उस फाइल में वो पार्ट ऑफ किया हो। मैनिफेस्टो से मतलब जब कोई इलेक्शन, जब कोई बॉडी, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए जाती है, तो इलेक्शन लड़ते समय वो कुछ प्रॉमिस करती है, उसका अपना एजेंडा होता है, वो एजेंडा बताती है कि हम प्रदेश में क्या देंगे। खासतौर से आजकल वो करने की तो बात नहीं कहते, जब से केजरीवाल जी चुनाव मैदान में आए हैं और 2012 में अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, लैपटॉप के प्रॉमिस के साथ, बहुत सारे चीज़ें देने के प्रॉमिस के साथ। 2012 के बाद ये बयार चली कि कौन क्या दे सकता है, फ्रीबीज क्या बांटे जा सकते हैं। कांग्रेस ने सदैव ही पॉलिटिक्स देश को बढ़ाने की, काम करने की नहीं की, उसने कर्ज माफी की पहले कर्जा ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज के बाद वो कर्ज के दर्द में डूबते हैं और फिर उनको कर्ज माफी करके चुनाव जीतती रही। ये कांग्रेस की अपनी नीति रही है। इस नीति के विरुद्ध अगर कोई पार्टी आज की तारीख में चलेगी तो ये संभव नहीं लगता कि वो चुनाव जीत पाएगी। इसलिए आज जो भी पार्टी आती है इस तरह के बातें करना उसका स्वाभाविक स्वभाव है। अब सवाल ये आता है कि ये कोर्ट ये कह रहा है कि वाई नॉट पॉलिटिकल पार्टीज बी एबल टू पे एटलीस्ट 10% ऑफ मनी। जो इलेक्शन प्रॉमिस उसने किए हैं, इलेक्शन प्रॉमिस अगर वो पूरे नहीं कर पाते हैं तो क्यों ना जितने उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उसका कम से कम 10% जमा करवाया जाए, और नहीं तो जितने प्रॉमिस उसने किए हैं वो प्रॉमिस करते समय जितने उसने वादे किए, मैं इतना खर्चा करूंगा, इतना बजट दूंगा, उसका 10% वो इलेक्शन के टाइम पर अर्नेस्ट मनी जमा करता है। अगर वो वादे पूरे कर लेगा सरकारी खर्चे से या वो इम्प्लीमेंट कर लेगा तो उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऐसे कुछ प्रश्न और भी हैं और आगे बहुत मजेदार प्रश्न उसने किए हैं। कहते हैं कि अनफेयर और अनरीजनेबल प्रॉमिस जो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, यानी कि जो ऐसे प्रॉमिस करती हैं जिनको पूरा किया ही नहीं जा सकता, जैसे माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में प्रॉमिस किया कि वाईफाई हम बिल्कुल कर देंगे, सरकार को लंबा समय हो गया है लेकिन अभी वाईफाई कहीं, पूरी सरकार निकल गई पिछली वाली, कोई वाईफाई दिखता नहीं। तो ऐसे जो प्रॉमिस हैं उन प्रॉमिसेस के लिए कोई हमने मैकेनिज्म बनाई है क्या? हम क्या पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कुछ भी बोलने से रोकने के लिए कुछ हमने प्लान बनाया है क्या इलेक्शन कमीशन ने? पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टो हैं, जो प्रोमिसेस हैं, उन प्रोमिसेस को क्या उसके रिसोर्स क्या होंगे, कैसे वो पूरा करेंगे, उसकी बात पूछी है? ये तो इतना गजब का प्रश्न उन्होंने पूछा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मैदान में आई है, अगर उसको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम, अगर उसको पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं मालूम, अगर वो सिस्टम नहीं जानती, अगर वो पॉलिटिक्स वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानती, देश का सिस्टम नहीं जानती, तो क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है? केवल पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, उसके कैंडिडेट जो असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या जो एमपी का इलेक्शन लड़ने, मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या उनको इतनी समझ है कि वो मैनिफेस्टो अपने यहाँ का जो बना रहे हैं उसका रिसोर्स भी बताएं? जैसे जीडीपी जो बनाई गई है, क्या उतनी ही एक्सरसाइज वो करके मैदान में उतरे हैं जितनी एक्सरसाइज सरकार में होते समय की जाती है एक बजट पास करने के लिए? क्योंकि सरकार में जब कोई व्यक्ति होता है, कोई सरकार होती है, तो वो उस समय बजट उसका क्या है, उसको वो पार्लियामेंट में रखता है या हाउस में रखता है, बताता है मेरा कितना टैक्स कलेक्शन हुआ और कितना हम उस पर खर्च कर सकते हैं और संचित निधि पर कितना असर पड़ेगा, कितना असर हमारी और निधियों पर पड़ेगा, हमारे घाटे का सौदा होगा या अच्छे का सौदा होगा, हमारी कमाई के सोर्स क्या होंगे, हम कहाँ से लाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट पूछ रहा है, कह रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस कर रही है क्या वो अपने रिसोर्सेस के बारे में बताएगा, यानी कि पूरी एक्सरसाइज करके डिटेल्ड पुस्तक छापेगा कि वो ये करना चाहता है और ये ऐसे करेगा, यहां से पैसा आएगा और ऐसे किया जाएगा। जो फ्री बीस की बात जो मैंने अभी कहा था कि मुफ्त खोरी, फ्री बीज की बात के बारे में पूछता है कि ये जो फ्री बीज बांटने की बात पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं और खूब प्रॉमिस करती हैं,
उनके अकॉर्डिंग क्या रिसोर्सेज स्टेट के हैं, उन रिसोर्सेज के बारे में वो बताएंगे। क्या फ्री बीज जो जो मुफ्तखोरी की बात करते हैं, वो मुफ्तखोरी देने से पहले क्या उसको कमाई कहां से लेकर आएंगे, कैसे पैदा करेंगे, उसको बताएंगे। आगे अब सवाल पूछने उन्होंने शुरू किए और अच्छे से, कि इन सबको मॉनिटर करने के लिए कोई हमारे पास मैकेनिज्म है क्या, इनको पॉलिटिकल पार्टियों को रोकने के लिए कि वो ऐसे प्रॉमिस ना करें, क्या इलेक्शन कमीशन की कोई गाइडलाइंस है क्या। आगे वो कहते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था में ये कहा जाए कि कोई लेजिस्लेटिव पार्टी ये कह सकती है, ये नहीं कह सकती, प्रॉमिस ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, प्रॉमिस अगर करती है तो वो पूरा करेगी और पूरा न कर पाने पर अगली चुनाव लड़ने से उसको डीबार किया जाएगा। जो हारने वाली पार्टी है, क्या हारने वाली पार्टी हाउस में बैठकर जो रूलिंग पार्टी है उसका इतना सहयोग करेगी कि जो दोनों ने अपने प्रॉमिस किए हों उन प्रॉमिस को अचीव किया जा सके, प्रदेश को या देश को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे प्रश्नों के बारे में उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 की धारा 123 क्या यूनियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई चार्ज लगाने की बात करेगी, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस को लेकर कोई रोकथाम सरकार, केंद्र की सरकार करेगी, पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि मैं कई दिनों से सोच रहा हूं और मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी की, रिजर्वेशन। मैंने कई एपिसोड भी रिजर्वेशन पर बनाए। वो कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है, मैं अभी कुछ समय पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूम रहा था, क्योंकि अपने को आदत है लोगों से जानने की और लोगों की समस्याओं को समझने का, ग्राउंड पर जाता हूं मैं। रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर टिप्पणी की। रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर पहले जो रिजर्व कर दी गई थी सीटें, फिर उसको पलटना पड़ा, हाईकोर्ट के ऑर्डर से फिर से रिजर्वेशन लागू करना पड़ा। रिजर्वेशन की जो सीटें हैं वो 25 वर्ष का फॉर्मूला कहती हैं, यानी कि एमपी की सीट 25 वर्ष के लिए रिजर्व की जाती है। सवाल यह है कि आज एससी शेड्यूल कास्ट की कोई सीट रिजर्व कर दी गई है, ओबीसी की कोई सीट रिजर्व कर दी गई है, शेड्यूल ट्राइब की कोई सीट रिजर्व कर दी गई है, वो 25 वर्ष तक रिजर्व रहेगी। बाकी जैसे चल रहा है, यानी कि रिजर्वेशन का प्रोसेस हर 25 वर्ष में होगा। अब मुझे बता दीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने रिजर्वेशन कर दिया, वो 25 वर्ष तक बंधक कर दी, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर रिजर्वेशन की आवश्यकता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष तक रिजर्व हो गई, यानी कि वो ओपन हो गई। क्या ये कानून का सही अनुपालन है? जब कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम 10 वर्ष का रिजर्वेशन किया जाता है और हर 10 वर्ष बाद रिजर्वेशन के बिल को लाना पड़ता है और पार्लियामेंट से पुनः पास करवाना पड़ता है, तो ये रिजर्वेशन जो डिलिमिटेशन एक्ट से होता है, ये रिजर्वेशन 25 वर्ष के लिए कैसे हो सकता है? 25 वर्ष बाद रोटेट करेगा, फिर अगले 25 वर्ष बाद रोटेट करेगा। मेरी लाइफ, जब मैं वोट डालना मैंने शुरू किया, तब से लेकर मैक्सिमम 2 रोटेशन में देख पाऊंगा। और अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी आज रिजर्व हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि एक 25 वर्ष की आयु, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर अगली बार फिर आज एससी रिजर्व हुई, कल ओबीसी रिजर्व हो गई, तो अगले 25 साल फिर निकल गए। 50 वर्ष तक उस जिले के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति को अवसर ही नहीं मिलेगा कि वो उसके लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ जनरल कर सके। क्या रिजर्वेशन के मामले में ये जजमेंट भी ऐसा कहता है? क्या रिजर्वेशन का रोटेशन हर 5 वर्ष पर नहीं होना चाहिए, कि हर 5 वर्ष पर रोटेट हो, आज की बार ये है, अगले बार ये होगी, अगले बार वो होगी। और रोटेशन हमारी लाइफ में ही, अगर जिले में 5 सीटें हैं असेंबली की, तो एटलीस्ट 5 वर्ष में, 25 वर्ष में रोटेट करके फिर से वहीं आ जाएगी, तो सभी को अवसर मिले, सारे के सारा का विकास हो और रिजर्वेशन का सही उद्देश्य सही सिद्ध हो सके। क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? इसमें, इस जजमेंट में वो कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की गई, क्या उसके रोटेशन की आवश्यकता नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट के रोटेशन की आवश्यकता नहीं है? अगर रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप सरकारें चला रहे हैं?
ये सवाल बहुत सारे इस पीआईएल में ऑनेबल मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र की सरकार से पूछे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे हैं कि आप जवाब दें कि ये जो फ्री के प्रॉमिस हैं, ये फ्री का फॉर्मूला है और ये जो देश में चल रहा है और ये जो पूरे नहीं कर पाते और ऐसे प्रॉमिस करते हैं जिनका कहीं कोई अंत नहीं है। अगर आप कहते कि चांद से तारे चाहिए तो वो उस समय प्रॉमिस करते समय मंच पर अनाउंस कर देगा चांद के तारे में लाकर दूंगा, सत्ता में लाओ। क्या प्रॉमिस करते समय जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस के लिए कोई आयोग का गठन नहीं होना चाहिए जो ये देख सके कि रिसोर्सेज के अनुसार वो पूरे भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और रिसोर्सेज की भी एनालिसिस करके पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में दे कि हम कहां से लेकर आएंगे, और फिर उसको एक आयोग के सामने रखा, उन मैनिफेस्टोज को आयोग के सामने रखा जाए, वो आयोग उनको क्रॉस एग्जामिन करे, बिल्कुल सेंसर बोर्ड की तरह। जैसे कि फिल्म रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड बैठता है, तो वो सेंसर बोर्ड वहां पर बैठे और ये कहे कि इन प्रोमिसेस के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है वो मुझे बताइए। आप अगर सत्ता में बैठे तो फिर आप इनको कैसे पूरा करेंगे, अगर आप विपक्ष में बैठे तो आप पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग कैसे करेंगे और कैसे उस पॉलिटिकल पार्टी को जो सत्ता में बैठी होगी उसका सहयोग करके इन प्रोमिसेस को पूरा करवा सकते हैं, और आपके रिसोर्सेज क्या हैं। इससे मुझे लगता है 2-3 लाभ होने वाले हैं। एक लाभ ये होने वाला है कि इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने से रोकेंगी पॉलिटिकल पार्टियां। जो मुख्तार अंसारी जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं और इलेक्शन जीत कर आते हैं और फिर खूब कत्लेआम मचाते हैं, उन लोगों के ऊपर एक बड़ी रेस्ट्रिक्शन लगेगा। दूसरा कि एक्सरसाइज हर पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने से पहले एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन, मिनिमम लेवल ऑफ गवर्नेंस, मिनिमम लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी रखनी ही होगी। अगर 2 कदम और आगे बढ़े तो मैं तो ये भी कहने वाला हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करती है उनका एक बेसिक एग्जाम होना चाहिए गवर्नेंस को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और इकोनॉमिक्स को लेकर। जब वो क्वालिफाई कर ले बेसिक टेस्ट कौन सा, समूह ग की भर्ती, क्लास सी, क्लास डी की जो वैकेंसी निकलती है, यानी कि क्लर्क के लिए जो वैकेंसी निकलती है, एक चपरासी के लिए जो वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी का एग्जाम भी क्या वो क्वालिफाई कर पाएगा? अगर वो कर ले तो ही कैंडिडेट बन सकता है, अगर वो नहीं कर पाता तो वो कैंडिडेट न बनाया जाए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है मद्रास हाईकोर्ट ने जो वैलिड प्रश्न उठाए हैं उनका जवाब मोदी सरकार जरूर देगी और मोदी सरकार उस पर कुछ कदम आगे बढ़ेगी, और मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का रिफॉर्म लाए हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन पर भी मोदी जी ही रिफॉर्म ला सकते हैं जो देश के हित में होगा। थैंक यू वेरी मच।